Friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar, and today we will see the production of rotating magnetic field in case of a induction motor. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बेसिकली इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक है कि एक इंडक्शन मोटर आपका रोटेट कैसे करता है जब हम उसमें पॉलीफेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बताता है कि एक इंडक्शन मोटर या एसी मोटर आपका रन कैसे करता है। ठीक है, ये किस तरह से आपका रोटेट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, या बहुत बार आपका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा देखें, क्योंकि इसमें अगर एक भी स्टेप आप छोड़ते हैं तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा और आप आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जनरली जब भी हम लोग कहीं पे भी एसी फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके आपका चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हो, हर जगह हम लोग एक छोटा सा ट्रेंड देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज पढ़ते हैं और बाद में हम लोग थ्री फेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा रोटेटिंग मोटर्स आता है, खासकर एसी में रोटेटिंग मोटर जिसमें आपका इंडक्शन मोटर आता है, तो यहाँ पर जो ये ट्रेंड है ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग थ्री फेज का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग सिंगल फेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों है और क्या रीज़न है कि थ्री फेज मोटर्स को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं? क्या इसमें खासियत है और सिंगल फेज मोटर में ऐसा क्या दिक्कत आया कि सिंगल फेज मोटर का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ते हैं? तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एसी मोटर कैसे काम करता है। एसी मोटर में क्या होता है, जब हम लोग सिंगल एक सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर एक आपका फ्लक्चुएटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इस फ्लक्चुएटिंग फील्ड में जब रोटर कंडक्टर रहता है तो इसमें ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण एक करंट प्रोड्यूस होता है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है इसके चलते आपका रोटर रोटेट करता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर एक एसी मोटर या इंडक्शन मोटर काम करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर रोटर में आपका जो करंट है वो ऑटोमेटिक इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और इस वजह से डीसी मोटर के कंप्रेशन में इसका वर्किंग सिंपल हो जाता है। बट सिर्फ करंट प्रोड्यूस करना और सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस होना ही किसी भी मोटर के रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मशीन के रनिंग में मदद करता है, और वो है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अगर आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं है तो फिर मोटर मेरा सही से रन नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फेज सप्लाई की। तो सिंगल फेज सप्लाई में जब भी हम लोग लेते हैं इट इज अ साइनसॉइडल सप्लाई, दैट मीन्स इसका पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी आपका इस करंट के चलते जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो भी करंट फील्ड बनेगा, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका करंट का फ्लक्चुएशन कैसा है। अगर करंट पॉजिटिव है तो फील्ड भी पॉजिटिव बनेगा, करंट नेगेटिव है तो फील्ड भी नेगेटिव बनेगा। तो अगर इसी चीज़ को फॉलो किया जाए तो अगर हम पॉजिटिव करंट के लिए नॉर्थ पोल बनाते हैं तो नेगेटिव करंट के लिए क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ठीक है, मतलब अगर हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपका जो फील्ड बनेगा वो फॉरवर्ड फील्ड बनेगा, अगर वो नॉर्थ है तो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड हाफ के लिए वो रिवर्स फील्ड बनेगा, दैट इज साउथ पोल बनेगा। और फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसी के हिसाब से करंट फ्लो करता है रोटर कंडक्टर में, और वही करंट डिसाइड करता है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर टॉर्क का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव हाफ के लिए क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और सिंस ये एक साइनसॉइडल सप्लाई है तो जो पॉजिटिव हाफ का जो मैग्नीट्यूड है, जितना पॉजिटिव हाफ का मैग्नीट्यूड है उतना ही आपका नेगेटिव हाफ का भी मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, दैट मीन्स द पॉजिटिव टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगता है तो क्या वो रोटेट कर पाता है? नहीं, वो कभी भी रोटेट नहीं कर पाता है। अगर किसी भी मोटर को या किसी भी डिवाइस को रोटेट करना होगा तो उसको हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए? एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक इंडक्शन मोटर में हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर आपका दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और इसी वजह से अगर हम किसी भी इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो वो कभी भी रोटेट नहीं कर पाता। दैट मीन्स इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, ये सेल्फ स्टार्टिंग आपका नहीं होता है, और इसी वजह से सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टिंग होता है वो सिंपल नहीं होता है, और इसीलिए इसको हम लोग पहले नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आखिर पॉलीफेज सप्लाई में, तब सिंगल फेज के अपेक्षा पॉलीफेज सप्लाई में कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग बन जाता है, और जिसके चलते उसका वर्किंग एक सिंगल फेज के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान हो जाता है, जिसके चलते उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो पॉलीफेज में आपका बहुत सारा सप्लाई आता है, इसमें 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज, 12 फेज एवरी सप्लाई आता है, लेकिन जो कॉमर्शियली जो हम लोग सप्लाई यूज़ करते हैं वो 3 फेज होता है।
लेकिन जब हमारा एसी सप्लाई का एसी आविष्कार हुआ था तो उसमें सबसे पहला जब इंडक्शन मोटर डिजाइन हुआ था सेल्फ स्टार्टिंग, वो सर निकोलस टेस्ला ने किया था और उन्होंने सबसे पहले 2 फेज सप्लाई का ही यूज़ किया था। तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 2 फेज के लिए देखते हैं कि 2 फेज में आखिर क्या होता है, उसके बाद हम लोग 3 फेज का पढ़ेंगे। तो यही आज का टॉपिक है, द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ 2 फेज सप्लाई। एक चीज़ और है इस यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी सप्लाई की बात करेंगे वी विल ऑलवेज डिनोट द बैलेंस सप्लाई। ये क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस सप्लाई होगा। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये साइनसोइडल वेव ही होगा। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक आर्मेचर है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, और ये 2 फेज है। 2 फेज मतलब एक यहाँ पर फेज है और एक यहाँ पर फेज है, IA एंड IB। ठीक है, 2 फेज इसमें है। ठीक है, अब सिंस इट इज अ बैलेंस सप्लाई तो दोनों फेज के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फॉर करंट IA के चलते जो करंट फ्लक्स होगा वो हो जाएगा phi a sin ओमेगा टी प्लस 90, दैट इज phi m cos ओमेगा टी। क्यों 90 हो रहा है, क्योंकि देखिए phi a क्या है, वो phi b से आगे है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं phi a इज इक्वल टू phi m sin ओमेगा टी प्लस 90, और sin ओमेगा टी प्लस 90 इक्वल टू कॉस होता है, इसलिए phi m sin cos ओमेगा टी। उसी तरह से phi b का वैल्यू क्या हो गया, phi m sin ओमेगा टी, सिंस दोनों ही साइनसोइडल सप्लाई है। अब यहाँ पर phi m क्या है, phi m इज द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट इन ईच फेज। हर एक फेज में जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो phi m हो गया। अब हम एक एक इंस्टेंट को लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक इंस्टेंट को देखते हैं कि हर एक इंस्टेंट में फ्लक्स का वैल्यू क्या है, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, 2 सप्लाई के लिए 2 फ्लक्स हो रहा है, तो जो नेट फ्लक्स होगा ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये phi a है जो यहाँ, ये phi a है आपका ब्लू वाला जो 90 डिग्री आगे है, और phi b है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स phi a जो है वो आपका लीड कर रहा है phi b से, कितना से, 90 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस सप्लाई है। ठीक है, अब पहला इंस्टेंट लेते हैं यहाँ पर हम, फर्स्ट इंस्टेंट में देखिए जो phi a है उसका वैल्यू कितना है, 90 पे है, और phi b कितना पे है, 0 पे है, एंगल 0 पे है। तो अगर इसका इक्वेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ओमेगा टी की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 पुट करते हैं, तो phi a का वैल्यू होगा phi m cos ओमेगा टी, दैट इज phi m cos 0, दैट इज इक्वल टू phi m। ठीक है, और अगर phi b का इक्वेशन लिखेंगे तो phi b इज इक्वल टू हो जाएगा phi m sin ओमेगा टी, दैट इज ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 है, दैट इज sin 0, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर phi a का वैल्यू आ गया phi m और phi b का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, phi r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi a रूट अंडर phi a स्क्वायर प्लस phi b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू phi m। इसका वैल्यू कितना है, phi। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, phi m के बराबर है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर phi b के चलते जो फ्लक्स है वो क्या है, 0 है, phi b के चलते फ्लक्स 0 है, और phi a के चलते फ्लक्स मैक्सिमम है। तो जो भी रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, आपका phi a के डायरेक्शन में होगा, जैसा कि यहाँ पर आपका दिखाया गया है, phi r। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इस तरह से दिखाया गया। नेक्स्ट इंस्टेंट 2 लेते हैं, जब आप ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 45 डिग्री पे लेते हैं, 45 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं, phi a ओमेगा टी की जगह 45 बैठाएंगे, तो phi a का वैल्यू कितना हो जाएगा, phi m cos ओमेगा टी, दैट इज phi m cos 45, दैट इज 1/√2 phi m। और उसी तरह से आपका यहाँ पर जो phi b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी ओमेगा टी की जगह 45 बैठाइए, तो phi m sin ओमेगा टी, दैट इज 7 sin 45, दैट इज 1/√2 phi m। अब अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला होगा, phi r इज इक्वल टू अंडर phi a स्क्वायर प्लस phi b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए जो फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू आया है वो phi m आया है, बट यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ दोनों फ्लक्स आपका काम कर रहा है, तो इसीलिए जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो आपका डायगोनल बनेगा, अगर पैरेललोग्राम लोग लगाएंगे इस डायगोनल के अक्रॉस होगा, तो यहाँ पर phi r का जो वैल्यू होगा वो जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पर आ जाता है। तो पहले कहाँ पर था, इधर था, अभी यहाँ आ रहा है। आप दोनों केस में देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है। ठीक है, अब हम इंस्टेंट 3 देखते हैं। इंस्टेंट 3 जब ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग लिए हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लेंगे तो फिर आप 90 डिग्री पुट कीजिए दोनों में, तो यहाँ पर जो phi a का वैल्यू है वो आ जाएगा 0 और phi b का वैल्यू आ जाएगा phi m। ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, phi r इज इक्वल टू phi a स्क्वायर रूट एंड phi स्क्वायर प्लस phi b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू phi m। तो अगेन जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, phi m है, बट फिर भी क्या हो जाएगा, फिर जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, फिर 45 डिग्री वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब नेक्स्ट इंस्टेंट 4 लेते हैं, जब ओमेगा टी का वैल्यू और 45 डिग्री इंक्रीज करते हैं, दैट इज 135 लेते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए phi a इज इक्वल टू phi m cos 135, दैट इज इक्वल टू -1/√2। क्यों 135, क्योंकि ये आपका चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है।
उसी तरह से फाइव भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इट इज़ यहाँ पर ये आपका साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी होगा, दैट इज इक्वल टू फाइव एम, ये हो जाएगा साइन 135 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/√2 फाइव एम, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ये कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 फाइव एम आ जाएगा। नाउ अब अगर यहाँ पर हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो अगेन रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आता है, वो फाइव एम ही आता है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फर्दर ये शिफ्ट कर जाएगा आपका और 45 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री आपका शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर हम ट्रेंड देखते हैं यहाँ पर, अगर इसका हम ट्रेंड को देखें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हर एक इंस्टेंट में क्या हो रहा है, जो दोनों फ्लक्स है उसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू है वो आपका फाइव एम आ रहा है, बट इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। वो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो यूनि डायरेक्शन में आपका रोटेट हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर फाइव ए कहाँ था, इस डायरेक्शन में था, फाइव आर इंस्टेंट 1 पे, फिर फाइव आर 2 आपका इधर हो गया, ठीक है, फाइव आर 3 फिर 45 डिग्री मूव किया, फाइव आर 4 आपका और 45 डिग्री मूव किया। तो इसको अगर समराइज करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले फाइव आर 1 आपका यहाँ हुआ इंस्टेंट 1, फिर इंस्टेंट 2, इंस्टेंट 3, इंस्टेंट 4, इस तरह से फिर 45 डिग्री अगर एंगल और मूव करेंगे तो नेक्स्ट जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आएगा, फिर आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, 1 2 3, देन यहाँ और यहाँ। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स का वैल्यू है, जो फ्लक्स है वो आपका क्या हो रहा है, वो रोटेट कर रहा है, वो क्या हो रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है। दैट मींस वी कैन से कि जब हम टू फेज सप्लाई दे रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो रहा है और उसका जो डायरेक्शन हो रहा है वैरी हो रहा है। और ये कब होता है, जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जब आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म रोटेशन होता है, ठीक है, जब यूनिफॉर्म रोटेशन होता है। दैट मीन्स वी कैन से कि अगर हम लोग सिंगल फिक्स की अपेक्षा अगर टू फेज सप्लाई लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रहा है इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, उस तरह से ये डायरेक्शन में आपका रोटेट करेगा। तो जब ये फ्लक्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगा रिजल्टेंट फ्लक्स, तो जो आपका जो करंट बनेगा वो क्या होगा, इस रिजल्टेंट फ्लक्स से चलते बनेगा। तो करंट जो इंड्यूस होगा रोटर में वो भी इसी फ्लक्स का डायरेक्शन में ही आपका इंड्यूस होगा, और जो टॉर्क भी बनेगा वो इसी को फॉलो करेगा। दैट मीन्स द टॉर्क विच इज फ्लोइंग, तो यहाँ पर जो टॉर्क बनेगा टू फील्ड सप्लाई के लिए वो क्या होगा, रोटेटिंग टॉर्क होगा, और वो टॉर्क क्या होगा, सिंगल एक डायरेक्शन में आपका रोटेट करेगा। और इस वजह से क्या होगा, आपका जो मोटर होगा वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दैट मीन्स द मोटर विल बिकम सेल्फ स्टार्टिंग, मोटर क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल फेज की अपेक्षा अगर हम टू फेज सप्लाई दे रहे हैं तो मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो रहा है। दैट मीन्स हम सिर्फ सप्लाई ऑन करेंगे और मोटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो मशीन का जो वर्किंग है वो ज़्यादा सिंपल हो जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी प्रीफर अ टू फेज सप्लाई रादर देन अ सिंगल फेज सप्लाई फॉर अ सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन। मशीन का सिंपल वर्किंग के लिए हम लोग टू फेज सप्लाई को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ फॉर अ टू फेज सप्लाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर से कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या होता है कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सिंगल फेज मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड हाउ अ टू फेज मोटर और अ पॉलीफेज मोटर बिकम सेल्फ स्टार्टिंग। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, चारों इंस्टेंट को दिखाना पड़ेगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड द वर्किंग ऑफ अ इंडक्शन मोटर, ठीक है, सेम आंसर होता है। कभी कभी पूछा जाता है डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ टू फेज सप्लाई, तब भी आपका सेम क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ अ टू फेज सप्लाई जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें हर इंस्टेंट में रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, फाइव एम, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल फ्लक्स जो भी आपको प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज फाइव एम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ टू फेज सप्लाई। तो सिंस टू फेज सप्लाई तो जनरली हम लोग यूज नहीं करते कमर्शियल, हम लोग क्या यूज करते हैं, थ्री फेज सप्लाई। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को देखना होगा द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ फॉर अ थ्री फेज सप्लाई, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियोस को थोड़ा सा गौर से देखिएगा और इसको किसी भी पॉइंट पर स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट तो मुझे मिल ही रहा है, फिर भी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके आसपास में जिनको ज़रूरत है उनको जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ अपना जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स है, अपना जो प्रीसियस कमेंट्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि इस चैनल को और भी आगे बढ़ाया जा सके। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।